नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक बहुत पुराना वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा था कि सीआरपीसी 125 के तहत में किसी भी तरीके से रिकवरी वारंट के तहत में पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि महिलाएं मुकदमा लगाती हैं सीआरपीसी 125 का और काफ़ी दिनों से चलता रहता। अदालत क्या करती है, डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस दे देती है। पिछला जो एरियर होता है वो सारा एक ही प्रार्थना पत्र पे मांग लिया जाता है, जबकि ये गलत प्रक्रिया है। केवल 11 महीने का मेंटेनेंस मांगा जा सकता है एक एप्लीकेशन पर। अगर आगे का या पीछे का कोई ड्यू है तो उसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रिकवरी के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छोटा सा सहयोग आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ग्रो करें, क्योंकि मालूम है हर घर में आग लगी हुई है। बस फर्क इतना है कि किसी की बात अदालत तक पहुंच गई है तो किसी की बात थाने तक पहुंच गई, किसी की बात दरवाजे तक दम तोड़ गई है तो किसी की बात घर के अंदर घुटन में रह गई है। हमें उन लोगों को बाहर लाना है, समाज में बाहर लाना है और एक जनसंख्या दिखानी है, लोगों को बचाना है। बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिनमें पुरुषों ने टॉर्चर होकर गलत तरीके से अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए मैं सिर्फ पुरुषों के ही मुकदमे लड़ता हूं और हर संभव ये प्रयास करता हूं कि किसी भी तरीके से आपको भी इन फर्जी मुकदमों से बचाया जाए। अब आप लोग सपोर्ट करते हैं, उससे हमारा भी चलता है, क्योंकि हमने भी 13 साल ये सारी चीजें फाइट की है और आप लोगों के सहयोग से ही हम आज इस वकालत के पेशे में हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि अगर मैंने एक भी पति की या एक भी परिवार की अगर जान बचा दी तो मेरे लिए ये कैरियर भी सफल हो जाएगा। बहुत से लोगों के लिए हमने काम किया है। आपने देखा कि आपका सीआरपीसी 125 का आदेश हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। जो इंट्री मेंटेनेंस होता है ना, उसका अपील रिवीजन नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ हम क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं 482 सीआरपीसी की, यानी कि बीएनएसएस की धारा 528 के तहत में जा सकते हैं। लेकिन जब फाइनल ऑर्डर हो जाता है तो फाइनल ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको देखते नहीं हैं। जैसे कि मैंने बताया था सीआरपीसी का सेक्शन 353/6, यानी बीएनएसएस का सेक्शन जो था 393/6, इसमें स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो भी आदेश होना चाहिए इन धाराओं के अंतर्गत, उसमें धाराएं भी स्पष्ट की है कि किन धाराओं के अंतर्गत आदेश बिंदुवत होना चाहिए, प्रसंगत होना चाहिए, तभी वैलिड है। एक कहानी नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस के केस देखे हैं जिसमें कि अदालतों ने एक पक्ष लिख दिया, दूसरा पक्ष लिख दिया, लेकिन बिंदुवत आदेश नहीं है। मैंने बहुत सारे आदेशों में देखा कि पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी का जो जजमेंट है, उसके जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इवन हमारे यहाँ आगरा फैमिली कोर्ट में ये तक हो गया कि जिनका वकालतनामा 5 साल से कम का है वो लोग अब केस दाखिल नहीं कर सकते, कारण डर के वजह से, क्योंकि जांच भी बिठाई गई है, गलत आदेश हमने पकड़े हैं, इसलिए उन्होंने ये नया रूल बना दिया है। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस नया हो सकता है लेकिन तजुर्बा बहुत है इन मामलों का। इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं कि आप लोगों को बचाया जाए। मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा जितना भी वीडियो है ना, आप अगर देख लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको 1% राहत जरूर मिलेगी, और 1% राहत भी पुरुषों के लिए, पतियों के लिए बहुत है, क्योंकि पतियों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आप अदालत में जाते हैं, आपसे हर कोई कहता है भाई आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है। आपका जीवन तहस नहस हो चुका है लेकिन आपकी है पत्नी वो। हर कोई आपके मुंह पे कहेगा और आपको इस चीज को फेस करना पड़ेगा, फेस कर भी रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि पत्नी है और कोर्ट में आई है, गलत तरीके से केस फाइल किए हैं, तो उसको उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए जिस भाषा में उसने अपना और तुम्हारा जीवन खराब किया है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इनका जो मेन फोकस होता है ना, वो मेंटेनेंस पे होता है। मेंटेनेंस मिल जाए बाकी सब ठीक है, जल्दी से जल्दी एक्स पार्टी ऑर्डर कराते हैं, सब कुछ हो जाता है, आदेश भी हो जाता है, गलत आदेश भी। हम
भागम भाग में पड़ जाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे ही 125 का केस फाइल होता है ना, तो मेंटेनेंस जारी कर दिया जाता है, और मेंटेनेंस जब पति नहीं दे पाता है तो वसूली वारंट जारी कर दिए जाते हैं और पुलिस पीछे पीछे भागती है। तो पति क्या होता है कि मेन केस में अपीयर ही नहीं हो पाता, या उनको ये सलाह दी जाती है भैया कोई नोटिस सम्मन आया है लेना मत। वो जब अपीयर ही नहीं हो पाता तो उसके खिलाफ में आदेश पारित हो जाता है। जब आदेश पारित हो जाता है तो पिछला ड्यू अगला ड्यू ये सब लगा के वसूली वारंट जारी कर दिया जाता है, जबकि हमें इस चीज पर ऑब्जेक्शन देना चाहिए। जब रिकवरी वारंट जारी किया जाता है तो अदालत लिखती है कि प्रतिवादी को यानी विपक्षी पति को एक सम्मन जारी किया जाए कि क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी किए जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भागते रहते हैं, हम लोग उस पर आपत्ति नहीं देते। आपत्ति देते भी हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक की कहानी उसमें लिख देते हैं, जबकि ऑलरेडी हम अपनी कहानी कह चुके हैं। आपकी कहानी से अब कोई मतलब नहीं है, आपका जजमेंट हो चुका है। अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्शन देना है और सिर्फ ये बताना है कि क्यों नहीं हम मेंटेनेंस दे रहे थे और क्यों हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई। तब आपको एक्चुअल चीज जो है ना अदालत के सामने रखनी है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। अदालत क्या करती है, सरसरी नज़र में जो अमाउंट क्लेम किया गया है उसी अमाउंट पे रिकवरी वारंट पुलिस के लिए जारी कर देती है। मैंने पिछले वीडियो में अपना बताया था कि पुलिस रिकवरी एजेंट की तरह, सिविल कोर्ट की तरह धन वसूली नहीं कर सकती है। कई सारे ऐसे मामले आए जो पुलिस ने रात में दबिश दी, आतंकवादियों की तरह दबिश दी कि आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं, घर में घुस गए, पूरा पूरा घर परेशान हो गया। भाई पतियों को आतंकवादी मत बनाओ, पतियों को अपराधी मत बनाओ इस कानून के तहत। मानते हैं कि जैसे पति का निर्वाण होता है ना, वैसी पत्नी का भी होना चाहिए, ठीक है, वाजिब बात समझ में आती है, सबके अपने अपने मौलिक अधिकार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिकवरी वारंट पुलिस को जारी करेंगे, जबकि आपको ये रिकवरी वारंट जो है ना उसकी संपत्ति, उसकी सैलरी में से कुड़क करवाने के लिए आदेश करना चाहिए डीएम को। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप पुलिस के पास भेजते हो और पुलिस को कुछ आता जाता नहीं है। ये उठाते हैं, रिकवरी वारंट देखते हैं और रात में दबिश देने चले जाते हैं। इस तरीके से जाने कितना बड़ा अपराधी जो है वो हम गिरफ्तार करने आ रहे हैं। इस पे आप बहुत अच्छी तरीके से लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, पुलिस अगर आपके घर पे आई है रिकवरी वारंट लेके, तो आप इस पे अच्छी तरीके से एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप लोग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी मेल आईडी पे, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, नीचे नंबर हमारा डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप भेज सकते हैं। आप एक्शन ले सकते हैं, चूकना नहीं चाहिए बिल्कुल। पुलिस आती है, पति के पास तो कुछ है नहीं है, मानते हैं, और 25-30 साल की उम्र में कौन इकट्ठा कर लेगा लाखों रुपए। सिंपल सी बात है, वही उम्र होती है शादी करने की, कैरियर बनाना, शादी करना, ये सारी चीजें। तो पुलिस क्या करती है, माता पिता वगैरह इनको सबको प्रेशर डालती है, कभी कभी पति को गिरफ्तार करके थाने में बिठा लेती है, रकम लेती है और लेने के बाद में पति के नाम से अदालत में जमा कर देती है। अदालत ये समझती है कि जो पैसा जमा किया गया है ना, ये पति ने किया गया, पति जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये, पुलिस आपके घर पे गई, पति को अरेस्ट कर लिया, थाने में बिठा लिया, फिर माँ बाप पे प्रेशर बनाया, पैसा माँ बाप से ले लिया, और जो पैसा जमा किया वो पति के नाम से जमा किया। अदालत ये सोचती है जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा था, जानबूझ के अपनी पत्नी को नहीं रख रहा है, और जानबूझ के ये सारी चीज़ें डिनाई कर रहा है, जानबूझ के भाग रहा है, परेशान करने की नीयत से। इसके पास पैसा है तभी ये पैसा जमा कर रहा है, अब आगे की वसूली निकालो। हम यहाँ चुप बैठ जाते हैं, जबकि हमें अदालत में तुरंत बोलना चाहिए कि जो पैसा रिकवरी किया गया है, हमें थाने में बिठाया गया, हमारे माँ बाप से ये पैसा लिया गया और मेरे नाम से ये पैसा जमा किया गया है। इस पे आपत्ति देनी चाहिए आपको तुरंत। अगर वो आपत्ति अगर खारिज हो जाए तो आपको ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से पैसे की वसूली नहीं की जा सकती। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के सामने रखते आए हैं। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए जीते हैं और आपके लिए हमने वकालत का पेशा अपनाया है। वरना हमें कोई शौक़ नहीं था, ज़िंदगी हमारी भी बहुत बढ़िया चल रही थी, जैसी भी थी बढ़िया थी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम इस काले कोट में आए हैं, इस पेशे में आए हैं, तो आप लोगों को जितना सपोर्ट कर सके उतना हमारे लिए बहुत कम होगा। और ये सपोर्ट जो है ना, ये जो सहयोग जो है वो आप ही लोगों ने दिया है, और मैं सोचता हूँ कि बाकी की बची हमारी जो ज़िंदगी है वो आप लोगों के लिए समर्पित कर दूँ, आप लोगों के लड़ूँ। जितने लोगों को हम बचा लेंगे, जितने लोगों के लिए हम मेहनत कर लेंगे, वो हमारे लिए काम आएगा। बस बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा लालच आप लोगों से भी है,
थोड़ा सा सहयोग, आर्थिक सहयोग आप लोगों से मिल जाता है। इससे हमारा भी काम हो जाता है, हमारी घर गृहस्थी चल जाती है और आप लोगों का भी सहयोग हो जाता है। बहुत दूर दूर से लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं समय नहीं दे पाता हूँ क्योंकि अदालत में रहना होता है। बाकी का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और डरे नहीं। आपने कोई चोरी नहीं की है, कोई रंगदारी नहीं वसूली है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने शादी की है और शादी का हर्जाना ये नहीं हो सकता कि रात में कोई भी पुलिस वाला, कोई भी किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपको परेशान करे। आप उसके लिए लीगल राइट्स हैं आपके पास, आप अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जब आप चीज़ों को सही तरीके से रखेंगे ना तो अदालतें भी आपको सुनेंगी, क्योंकि अदालतें आपके घर पे नहीं जा रही हैं। उनको जो बताया जा रहा है उनको वही समझ में आ रहा है। आप जब अपनी बात सही तरीके से रखोगे तो आपको भी सुना जाएगा। और सुना गया है, ऐसे कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें कि लड़कों को बिना सिंगल पैसा दिए तलाक भी मिला है, मेंटेनेंस भी खारिज हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस भी खारिज हुआ है और ये मैंने कराया भी है।